हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सो अपन ने अभी तक ऑलमोस्ट जो बेसिक इकॉनमी थी, बजट, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, देन जो मैक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, एंड अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी जनरली आस्क यू 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। लगभग ऑलमोस्ट हर साल में आता है। अब जैसे इस बार 2025 में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए आपको बजट से, ठीक है। जैसे 24 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टेरिलाइजेशन वाला, ठीक है। उससे पहले जैसे जनरली ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट का क्या है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी, इन सब चीज़ों की क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें एक जैसे हमने बजट को समझा था एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इसी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक होती है ओपन इकॉनमी, एक होती है क्लोज्ड इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी का क्या मतलब है? जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही होता है, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ना तो इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लोज्ड फैमिली है, ठीक है, तो आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है समाज में कि भाई यू हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो, अदर पीपल ऑल्सो। कभी उनकी ज़रूरत पड़ी, कभी उनकी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कभी उनसे पैसे की लेन देन हुई, ठीक है। कभी तुमने कुछ लेन देन करी, कभी उन्होंने करी, तो यू हैव टू एक मेंटेन करना पड़ेगा आपको रिलेशन। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आप इकॉनमी को सेक्लूडेड नहीं रख सकते, क्लोज्ड इकॉनमी, बंद इकॉनमी एक तरीके से नहीं रख सकते आप इस ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण हो रहा है उसके मामले में, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है कि ओपन इकॉनमी क्या होती है। ओपन का मतलब सिंपली है कि वो बिजनेस कंडक्ट करती है अदर कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। वो ओपन होती है, उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे आपकी अगर ओपन फैमिली है, दैट मीन्स आपके जो भी नेबरहुड में हैं उनके साथ आप रिलेशन मेंटेन करते हो, और जनरली यही होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हो एंड इंपोर्ट करते हो, मेनली यही है। ये जो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या कोई और गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजेक्शन हो रहा है, या मान लो कोई आपने लोन वगैरह लिया है, वो सारे कुछ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे अपन बजट को समझाता वैसे ही अपन इनको समझेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ओपन इकॉनमी मतलब एक खुली अर्थव्यवस्था का मतलब समझ आ गया, ठीक है। अब समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस क्या है? जो भी पेमेंट हुआ है ना, देखो इकॉनमी में जो टर्म्स है ना उनको समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पेमेंट, जो भी पेमेंट हुआ है उसका एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब ये है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ आपके, मतलब जनरली मान लो कि नेबरहुड के साथ में आपने उनसे लोन लिया है, उनको गुड्स दी, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उनको बोलेंगे। मतलब एक कंट्रीज़ के साथ में, जैसे इंडिया ने लेट से बांग्लादेश के साथ में कोई ट्रेड वगैरह किया, कुछ भी किया, ठीक है, तो ऑल दैट थिंग विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि कितना हमने पे किया है और कितना उन्होंने वापस पे किया, उसका एक नेट निकालेंगे, ठीक है, बिटवीन वेरियस फर्म्स इन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली एक साल या एक क्वार्टर के बीच में कितना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। लेट से आपने 100 रुपये का, मतलब इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड होता है, ठीक है, और मतलब इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है 100 रुपये का और बांग्लादेश करता है 120 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रेड का, ट्रेड स्पेसिफिक हो जाएगा, समझ रहे हो। इसमें ये भी देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जैसे ये, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बट बेसिक आपको ये समझना है कि ये क्या है, एक तरीके से बैलेंस है किसका, जो भी पेमेंट्स हुए उनका, किसके बीच में, कंट्री ए और कंट्री बी, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। समझ आया एक बेसिक एग्जाम्पल से। फिर आता है इसके भी अकाउंट से। जैसे बजट में आपने देखा कि बजट को क्लासीफाई करने के लिए वी हैव क्लासिफाइड इट इन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दो में किया है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। पहला है करंट अकाउंट। करंट मतलब जो अभी है, करंट में चल रहा है, ठीक है। करंट जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, जो करंट उनके एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे उनको। कैपिटल में क्या होता था, कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ थी, कुछ कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे करंट में क्या होगा, जो भी आपका गुड्स का रिकॉर्ड होगा, गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है, एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट। देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग करंट अकाउंट का, ठीक है। इनको लिख लेना। पहला है आपका गुड्स, दूसरा है सर्विस, एंड तीसरा है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। दीज थिंग्स विल कम अंडर द डोमेन ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। मेनली 3 चीज़ें, गॉट इट। जीएसटी, ठीक है, याद रख लेना जीएसटी,
गुड्स सर्विस एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, जीएसटी, ठीक है। कोई नहीं भूलेगा जीएसटी मतलब जीएसटी आएगा करंट। जैसे करंट ईयर में अभी जस्ट जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, तो थोड़ा सा रिलेट कर लो कि जीएसटी विल कम अंडर द डोमेन ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, क्लियर। अब उसको और सिग्रीगेट करते हैं, ये तो अपन ने करंट अकाउंट को कर लिया। अब करंट अकाउंट को और डिवाइड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड के बीच में आपका बैलेंस कितना। लेट से अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था 100 रुपये वाला, हम बांग्लादेश को 100 रुपये की गुड्स देते हैं, ठीक है, बांग्लादेश हमें 120 की देता है। दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रेड है वो माइनस में, डेफिसिट है, ठीक है। जैसे इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट लगभग 100 बिलियन के आसपास है, ठीक है। अब लेटेस्ट इतना 90 हो गया, 110 हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है, एग्जाम के टाइम में और ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अगर ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट में, ठीक है, गॉट इट। जितना एक्सपोर्ट करता है और उतना जो इंपोर्ट करता है उसका अल्टीमेटली रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। और इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड जनरली ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ में नेगेटिव ही है, डेफिसिट ही है, ठीक है, गॉट इट। फिर आता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है, सर्विसेज, ठीक है। भाई गुड्स का क्या होता है, जैसे मान लो जैसे गुड्स में एप्पल है, विजिबल है ये चीज़, लेकिन जो एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से इनविजिबल है, सर्विसेज है, उसकी कोई मतलब वो एक तरीके से इंटेंजिबल थिंग्स है, ये टेंजिबल है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल मतलब वो हो गया, इनविजिबल है। जैसे एक आदमी की कोई स्किल्स है, ठीक है, कोई बाइक चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मान लो उसका पायलट का वो है, एरोप्लेन का पायलट है, तो ये जो स्किल्स है ना वो इनविजिबल है, समझ रहे हो। लेकिन किसी ने बॉडी बनाई है तो वो दिखेगा, तो वो विजिबल है। तो बॉडी इज़ व्हाट, गुड्स, इनविजिबल स्किल्स, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली सर्विस के डोमेन में आ जाएगा। तो इनविजिबल मतलब सर्विसेज में आपका कितना ट्रेड भाई सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन बांग्लादेश को 100 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेट से, और बांग्लादेश अपने को कर पा रहा है 100 रुपये की, ठीक है। तो अपना ट्रेड क्या होगा, जो बैलेंस है किस में, इनविजिबल में, दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलेंगे इनविजिबल सरप्लस। कितने का, 20 रुपये का, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें अभी तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में आता है कैपिटल अकाउंट। अगेन इसमें थोड़ी कैपिटल वाली चीज़ें रिकॉर्ड होगी, ठीक है। कैपिटल में क्या, जैसे मनी वगैरह है, स्टॉक वगैरह, बॉन्ड वगैरह, गवर्नमेंट डेट वगैरह, इसमें सब कुछ आएंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का पहला कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे मान लो किसी फर्म ने जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट में मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री ने जैसे डी मार्ट ने या किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो हो गया एफडीआई आ रहा है, ठीक है, री इन्वेस्टेड अर्निंग आ रही है, जो भी अर्निंग हुई वापस री इन्वेस्टेड यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और कोई कैपिटल फ्लोज वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, किसी कंट्री ने अपने शेयर में, स्टॉक में वो पैसा लगाया, ठीक है, किसी कंट्री के पर्सन ने, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो ये फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सॉरी, ठीक है, एफआईआई जो सबसे वॉलेटाइल होता है, ठीक है। ऑफशोर फंड हो सकता है, ये सारे फंड्स और पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल बोरोइंग। मान लो आपने पैसा लिया शॉर्ट टर्म, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी आपने किसी कंट्री से या किसी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। एक्सटर्नल असिस्टेंस आपने जैसे मल्टीलेटरल और बाइलेटरल लोन्स आईएमएफ वगैरह देता है, या किसी कंट्री से लोन ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट एड किसी से ले ली, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एड ले ली, ठीक है। ये सब कुछ आएगा कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। अब देखो इनको याद करने का एक सिंपल तरीका क्या है, जो आपका करंट अकाउंट है उसमें जीएसटी आएगा, ठीक है, जीएसटी, बस ये ध्यान रख लो। कैपिटल में बाकी सारी चीज़ें कैपिटल में आ जाएगी, ठीक है। अब डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट कब होगा, जब आपकी जो भी करंट अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, मान लो लेट से आपका करंट अकाउंट -30 में और कैपिटल अकाउंट +50 में, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट वुड बी 20, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक तरीके से हिसाब किताब है, आपको ये ध्यान रखना है कि दो अकाउंट्स हैं, उन दोनों का बैलेंस अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर दो चीज़ें आती है एक आता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, एक आता है अकोमोडेटिंग, ठीक है। ऑटोनोमस क्या होते हैं, अब अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो दे विल आस्क यू अबाउट दी कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ बीओपी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेस्पेक्ट में ही ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब ऑटोनोमस है ये और ये अकोमोडेटिंग है। अब इन वर्ड्स को देखना, ऑटोनोमस मतलब ये बीओपी के इंडिपेंडेंट हो रहा है, समझ रहे हो, ऑटोनोमस है। ये है अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग मतलब बीओपी में अगर कोई बैलेंस है, जैसे मान लो यहाँ पे
लेट से अपन ने 20 सरप्लस था कि भाई इंडिया जैसे लेट से मान लो इंडिया का जो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो -20 रुपीज़ है। इस पर्टिकुलर 20 रुपीज़ को ब्रीज करने के लिए अगर हम लोग कोई भी पेमेंट करेंगे दैट वुड कम अंडर अकोमोडेटिंग। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई पेमेंट किया दैट वुड कम अंडर दी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। वो ऑटोनोमस है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी है। ठीक है, ठीक है। व्हेन इंटरनेशनल इकोनॉमी ट्रांजेक्शन आर मेड फॉर द रीजंस अदर देन ब्रिजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप। अगर कोई भी गैप है, जैसे -20 रुपये का गैप था, इसके अलावा कोई पेमेंट्स हो रहा है, ठीक है, वो ऑटोनोमस होंगे। ठीक है, गॉट इट। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन जब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन होता है इनको बोलते हैं अबोव द लाइन्स आइटम्स। मतलब जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अबोव द लाइन्स के आइटम्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, इसको कर लेना आइटम्स। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कंडीशन होते हैं बीओपी के, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, तो इनका बीओपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गॉट इट। अब मान लो कोई दूसरे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस वही होंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रीज करने के लिए नहीं होते। तो अकोमोडेटिंग कौन से होंगे? जहाँ पे डेफिसिट और सरप्लस है उनको ब्रीज करने के लिए अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो दैट वुड दी कम अंडर दी और अकोमोडेटिव, मतलब अकोमोडेट कर रहे हो आप, जो ये नेगेटिव है ना उसको अकोमोडेट कर रहे हो, दैट वुड कम अंडर दी बिलो द लाइन्स आइटम। ठीक है, बिलो द लाइन से ये बीओपी है, इसके बिलो द लाइन्स मतलब इसका जो नेगेटिव है उसको ब्रेज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। अब इसमें जैसे मान लो ट्रांजैक्शन में आप रीपे कर रहे हो कोई कैपिटल एक्सचेंजेस वगैरह, ठीक है, या मान लो आपने कुछ भी अगर कोई आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक है उस मतलब बोरोइंग से उसको वापस दे रहे हो। ठीक है, गॉट इट। और ये है इट डिपेंड्स ऑन दी, मतलब ये जो अपन ने पढ़ा है ना कि इट इज़ फ्री ऑफ कंडीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर -20 रुपये है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसको ब्रेज करने के लिए ये ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सम हाउ इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो होपफुली दिस थिंग इज़ ऑल्सो क्लियर। ठीक है, फिर एरर्स एंड ओमिशंस है कि कुछ अगर ऊपर नीचे हो रहा है मान लो, ठीक है, तो उसको एरर्स एंड ओमिशंस करके उसको एक तरीके से ये मतलब मैथमेटिकली बीओपी को करेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इसको सिंपली आप कैसे समझो, एक नॉर्मल मंडी है, ठीक है, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का अपन, जैसे आपके गांव में आपके सिटी में कोई मंडी होगी, ठीक है, एग्रीकल्चरल अगर मंडी है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कोई गुड्स देते हैं उसका रेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, लेट से उसमें डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दैट मीन्स क्या होगा भाई, अपना जो रुपया है वो डेप्रीशिएट होगा। जैसे पहले मान लो $1 बराबर अगर 100 रुपये है और डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है, तो रुपया क्या होगा, धीरे धीरे 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा। गेटिंग माई पॉइंट, डेप्रीशिएट होगा, रुपये की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा डिमांड है तो डॉलर की, डॉलर तो अप्रिशिएट होगा लेकिन रुपया जो है वो डिप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये एक ऐसा मार्केट है, वहाँ पे नेशनल करेंसीज है, उनका एक तरीके से सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है और उनकी रेट्स वगैरह वैल्यू वगैरह डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाती है। जैसे $1 बराबर 90 रुपये, जैसे अभी 90, 91, 89 ऐसा चल रहा होगा। ठीक है, $1 बराबर 89, 90। तो ये किस लिए डिसाइड हुआ है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड हुई है कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि $1 के बराबर 90 रुपये, $1 के बराबर, सॉरी। ठीक है, फिर आता है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं। ठीक है, डिमांड इसलिए करते हैं कि या तो अपने को कोई फॉरेन कंट्री की कोई गुड्स चाहिए, लेट से कल को आप यूएस चले गए तो आपको डॉलर चाहिए होंगे। ठीक है, या आप मान लो कोई गिफ्ट भेजना चाहते हो, ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई डिमांड क्यों करते हैं। ठीक है, या मान लो कोई फाइनेंशियल एसेट्स वहाँ की कंट्री की बाई करनी है, लेट से आपको फ्लैट बाई करना है यूएस में, ठीक है, या सऊदी में आपको घर लेना है, या दुबई में आपको कुछ रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है। ठीक है, तो वो इसमें आएगा। गॉट इट। अब क्या होगा, अगर फॉरेन जो मतलब एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे मतलब काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर उस कंट्री की जो भी करेंसी होगी वो अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे तुम्हारी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो तुम्हारी वैल्यू है ना मार्केट में, अगर तुम्हारी डिमांड ही कोई नहीं कर रहा है तो तुम्हारी वैल्यू ख़त्म है। समझ रहे हो,
गेटिंग माय पॉइंट। तो सेम चीज़ होती है। सप्लाई कहाँ से होगी? सिंपल है कि मान लो अगर आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो सप्लाई हो गई, कोई फॉरेनर इधर आया, मान लो घूमने, यहाँ पे दिल्ली में कोई घूमने आया, उसने पैसे दिए, ठीक है, तो वो सप्लाई हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि डिमांड कहाँ से होती है और सप्लाई कहाँ से होती है, ठीक है। फिर आता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसमें रेट्स कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अब जो भी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है ना, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, अगर वो मतलब जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी उसको बोलेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लोट कर रही है, फ्लोट कैसे? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फ्लोट कर रही है, ठीक है। अब मान लो एक्सचेंज रेट लेट से इंक्रीज हो गई, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। मान लो कि वैसा हुआ कि फॉरेन मतलब एक तरीके से भाई डॉलर की डिमांड बढ़ गई और डॉलर मतलब मार्केट में इतना डॉलर नहीं है, एक्सचेंज रेट बढ़ गई, ठीक है। तो क्या होगा? अपना जो रुपया है वो डेप्रीशिएट हो जाएगा। डेप्रीशिएट मतलब पहले अगर $1 बराबर 90 था तो अब $1 बराबर 110 हो जाएगा, ठीक है। 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, डेप्रीशिएट हो रहा है, ठीक है। डेप्रीशिएट मतलब इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। पहले $1 बराबर 90 था, जैसे $1 बराबर अगर ₹1 है तो बराबर है $1 में अगर ₹2 आते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा हैवी है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ आती है, इसमें एक ही आती, ठीक है। $1 बराबर तुम्हारा ₹2, ठीक है। फिर आता है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन उल्टा है, जैसे $1 बराबर 90 है, अगर वो 80 हो रहा है, 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, तो दिस विल कम अंडर द एप्रिशिएशन, ठीक है। ये होता है अप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से, इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब कोई आरबीआई वगैरह कोई इंटरवीन इसमें नहीं करता है, ठीक है। फिर आता है, अब जैसे मतलब बेसिक आप समझ लो कि मेरिट्स वगैरह क्या है, फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है फ्लेक्सिबल में, क्या होगा जनरली जो मार्केट फोर्सेज है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो मार्केट फोर्सेज में क्या होता है, ना तो कोई इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, ना तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ेंगे कि आप उसको मैनिपुलेट कर सको, ठीक है। जो भी रिसोर्स एलोकेशन वगैरह है वो एफिशिएंटली यूज़ होंगे, ठीक है। कोई इम्बेटिमेंट्स वगैरह एफिशिएंसी वगैरह उसमें इशू नहीं आएगा। अब चाइना क्या करता है, अपनी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू करता है, डी वैल्यू करके वो एक्सपोर्ट बढ़ाता है फॉरेन वैल्यूज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। करेंसी अंडर वैल्यूशन, देखो इट एलिमिनेट द इशू ऑफ करेंसी अंडर वैल्यूशन। अब मान लो जो भी तुम्हारी मान लो एक चीज़ देखो, अगर डी वैल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा कि डी वैल्यूशन और मतलब ओवर वैल्यूशन में क्या डिफरेंस है। मान लो डी वैल्यूशन हुआ है कि एक तरीके से आपकी वैल्यू कम हुई है, पहले 90 थी अब 110 हो गई, तो इसमें होगा क्या, पहले मान लो $1 में लेट से राइस का जो भाव है वो ₹90, तो क्या होता था $1 में 1 किलो राइस आता था, ठीक है, $1 बराबर 1 kg राइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो प्राइस बढ़ गई है 135 हो गई लेट से, मतलब ये 135 हुई मतलब रुपये की वैल्यू कम हुई है, दैट मीन्स $1 में अब 1.5 किलो राइस आ रहा है, 1.5 किलो राइस आ रहा है, मतलब क्या हुआ, यूएस में राइस की डिमांड बढ़ जाएगी कि यार $1 में तो पहले तो 1 किलो ही आ रहा था, अब 1.5 किलो आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, मतलब एक्सपोर्ट विल राइस। तो चाइना क्या करता है, अपनी जो एक करेंसी है उसको खुद इंटरफेयर करके मैनिपुलेट करके डी वैल्यू करता है और उसकी वजह से वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है डीमेरिट्स, थोड़ा फ्लक्चुएशन वगैरह हो सकता है, ठीक है, स्पेकुलेशंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि मार्केट कब बढ़ेगा, जैसे गोल्ड का भाव वगैरह तुमने देखा होगा, ठीक है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, देयर इज़ नो इशू, मतलब कोई पता नहीं है किसी को, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स बेसिस से, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। फिर आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, ये फिक्स है, गेटिंग माय पॉइंट। अब गवर्नमेंट कैसे फिक्स करती है, मान लो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज रेट में, मतलब मार्केट में, ठीक है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, मान लो लेट से आरबीआई जिनकी नीड थी ना उनको फुलफिल कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर की डिमांड घट गई, तो घटी तो क्या हुआ, जो रुपया है अपना 90 वो 90 से 80 हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, ठीक है। तो ये एक तरीके से फिक्स्ड हो गया कि आरबीआई ने फिक्स्ड कर दिया। इसमें जब फिक्स्ड होती है ना, तब अगर रुपया ऊपर या नीचे जाता तो उनको डी वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बोलते हैं, ध्यान रखना, जब फिक्स होता है तब डी वैल्यूएशन होता है। और ये चाइना वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना
चाइना गवर्नमेंट का, और उसमें डीवैल्यूएशन होता है, इसमें रीवैल्यूएशन होता है, और जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी वो होता है एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब आओ, हाँ मेरिट्स वगैरह क्या है कि स्टेबिलिटी रहेगी ऑब्वियसली भाई, अगर जब तुम्हें फिक्स पता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, स्पेकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल जो भी मोबिलिटी वगैरह है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह वो होता रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, पता है कि भाई कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे सर्टेनिटी है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीमेरिट्स में सबसे बड़ा है कि यार वही करेंसी डीवैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, डंपिंग कर सकता है कि भाई गुड्स का, जैसे चाइना करता है जनरली। ठीक है, फ्री मार्केट्स वाला जो सिचुएशन है उसको एक तरीके से डाउन कर देता है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी क्या है यही, तो वो फ्री मार्केट को वो प्रमोट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू कर देता है। ठीक है, तो होपफुली इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई कि मैं आपके डाउट्स को एक लाइव क्लास में लेके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होगा, आपकी डिमांड और सप्लाई इक्विटेबल हो जाएगी। लेट से जो डॉलर है उसकी डिमांड 100 है। ठीक है, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं और 100 ही डॉलर की मतलब वो है क्वांटिटी। ठीक है, 100 डॉलर की डिमांड है, 100 डॉलर की क्वांटिटी, तो ये लगभग लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा कि इक्वलिटी वाला। ठीक है, फिर आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब ये दिस इज द मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म है। जैसे एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी होती है, एक होती है सोशलिस्टिक, अपनी इंडिया में मिक्स्ड, तो ये भी एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब मैनेज्ड फ्लोटिंग है। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट आपको आके उसमें जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करके आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मॉडरेट लेवल पे लेके आती है। लेट से कल को रुपया हो जाता है 120, $1 बराबर 120 रुपये। अब आरबीआई को लगेगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही है पैसे की, तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में डॉलर ज़्यादा ले आएगा। ठीक है, अब डॉलर ज़्यादा लेके आएगा तो क्या होगा, डॉलर की मतलब वो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वापस रुपया धीरे धीरे 90 या 100 पे आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट होगा वापस। ठीक है, तो दिस इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड मतलब फ्लोट तो वो हो रहा है, देखो फ्लोट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम पानी में फ्लोट करते हो, तो ये मार्केट डिमांड के बेसिस पे जो मार्केटिंग वाला अपन ने सिस्टम पढ़ा था उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोट हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, किधर ही फ्लोट ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोटिंग हो रही है, जैसे ऊपर गया उसको नीचे लाने तुम्हारे हाथ में, ऊपर लाना तुम्हारे हाथ में, नीचे लाना तुम्हारे हाथ में। समझ रहे हो, तो वी हैव अंडरस्टूड 3 थिंग्स। देखो इनको बहुत सिंपली समझ लो, मैं लास्ट में एक सिंपल वे में समझा देता हूँ। पहला होता है आपका मतलब एक तरीके से फ्लोटिंग। ठीक है, ये आपका डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, फ्लोटिंग वाला। फिर हो गया बेसिक वाला कि भाई विदाउट मतलब सॉरी गवर्नमेंट वाला। ठीक है, इसको इसका नाम क्या बोलेंगे, हाँ फिक्स्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड, मतलब फिक्स है। ठीक है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट है वो काम नहीं करेगा, गवर्नमेंट विल डिसाइड योर रेट। ठीक है, फिर आता है तीसरा वाला मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब मैनेज हो रही है, कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट, और फ्लोट हो रहा है, ये दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी हो रहा है प्लस गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया ये चीज़ तीनों। अब जब फ्लोटिंग वाला हो रहा है, मतलब फ्लोटिंग मतलब डिमांड एंड सप्लाई, तब बोलेंगे अप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन। ठीक है, डिप्रिशिएशन। और जब आपका फिक्स्ड है उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, टर्म्स ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इसका एक अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन विल डिस्कस थोड़ा बाद में। ठीक है, लास्ट में बस बेसिक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है एक कंसेप्ट इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको समझना, इसको मैंने अलग से लिखा है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इसलिए मैंने देखा। लेट से कंट्री ए है, कंट्री बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जैसे आरबीआई है, अपना इंडिया है, ये यूएस का फेड रिजर्व है। ठीक है, लेट से आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% चल रहा है, यहाँ पे भी 4% चल रहा है। ठीक है, मान लो कल को आरबीआई चाहता है कि यार थोड़ा मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूँ, 5% दे रहे हैं, तो यहाँ की जनता सारी यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो कि भाई अपने को तो इंडिया में ज़्यादा रेट 1% ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से जितना भी फंड है ना वो इंडिया की साइड आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इंडिया का जो रुपया है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा,
ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो रुपया अप्रिशिएट होगा। समझ में आया? क्लियर है ना? यहाँ पे अप्रिशिएशन होगा। अगर सेम चीज़ उल्टी हो, लेट से आपका ये इंडिया है और ये यूएस है, ठीक है, बी यूएस, ये फेड रिजर्व ने क्या बोला कि हम लोग मार्केट 5% कर देंगे, इंडिया में 4% है, यहाँ की सारी जनता चली जाएगी उधर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले सारे उधर चले गए। अब क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ गई। देखो, इकॉनमी को जितना सिंपली समझोगे उतना सिंपली समझ में आएगा। डॉलर की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? डॉलर अप्रिशिएट हो गया, मतलब रुपया डिप्रिशिएट होगा। $1 बराबर पहले अगर 90 होता तो अब 100 होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नहीं क्लियर हो तो कमेंट में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है जो करेंसी डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट होती है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्प्लीकेशन। ठीक है, और इम्प्लीकेशन हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको लिख लेना है कि इम्प्लीकेशन में होगा क्या। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले आता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मतलब अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, जो उसकी कीमत थी वो घट रही है। कैसे? देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। पहले मान लो $1 में 80 रुपये आते थे, अब हो गया 85। भाई वैल्यू तुम्हारी घट गई है ना, समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लो, इसको ऐसे समझ लो, एक कोई पहलवान है, उसको हराने के लिए पहले 80 लोग लगते थे, अब उसको 85 लोग लग रहे हैं। 85 लोगों को लग रहा है उसको हराने के लिए। फिर एक टाइम में और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो मतलब 90 लोग, 100 लोग चाहिए एक बंदे को हराने के लिए। नहीं तो अगर अप्रिशिएट होगा मतलब एक बंदे को 70 लोग हरा सकते हैं, 60 लोग हरा सकते हैं, 50 लोग हरा सकते हैं, 40 लोग हरा सकते हैं। मतलब इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। जितने कम लोग हो रहे हैं ना, उतनी कैपेसिटी बढ़ रही है। समझ रहे हो? उल्टा है ये गेम। तो ये आप कॉपी में लिख देना। जब भी क्वेश्चन आता है ना कि अगर इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हुई है तो उसको लिख लो, डिप्रिशिएट का मतलब क्या है। ठीक है, एप्रिशिएशन मतलब 80 to 75 हो गई। मतलब पहले अगर एक आदमी को हराने के लिए 80 लोग चाहिए तो अब 75 ही चाहिए। उन 5 की जो रिक्वायरमेंट थी वो हट गई। फिर क्या पता 70 चाहिए, एक टाइम में 60, एक टाइम में 50, एक टाइम में आते आते 40, 30, 20, 10 और 1 चाहिए हो, मतलब बराबर हो गए तुम। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग कम चाहिए होंगे मतलब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट ना? ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लिख लेना, जब भी ये क्वेश्चन आए ना, ये लिख लेना। फिर इससे क्या होगा, अब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या है, पहले अगर 80 रुपये में था तो अब 90 हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट में मैंने आपको क्या बोला पहले अगर 80 रुपये केजी 1 किलो राइस जाता था, अब 1 किलो से और ऊपर जाएगा, लगभग 10 रुपये का, तो लगभग 1100 कुछ समथिंग 50 ग्राम के आसपास में जाएगा। ठीक है, मैं मान लो आपको दुबई में बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले $1 में 80, मतलब $1 में 1 किलो राइस खरीद पाता था, अब खरीद पाऊँगा 1 पॉइंट, मतलब लगभग 1150 ग्राम। तो मेरे लिए तो वो चीज़ चाहिए ना। दैट मीन्स आपका जो एक्सपोर्ट है वो हो जाएगा चीपर। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगा, लोग राइस खरीदने यहाँ पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पहले 80 रुपये में 1 किलो राइस मिलता था, अब मिलता है 1 पॉइंट, मतलब लगभग 1150 ग्राम। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है ना ये चीज़? ठीक है, फिर ट्रेड बैलेंस। अब ऑब्वियसली जब तुम्हारा एक्सपोर्ट मतलब चीपर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज़? भाई अगर एक्सपोर्ट आपका दबा के बढ़ गया तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, और ये कब पॉसिबिलिटी होगा, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अब मान लो आपके राइस, ठीक है, मतलब मान लो पहले 1 केजी मिलता था, अब 1 पॉइंट मतलब 1150 ग्राम मिलता है, लेकिन यूरोप को लग रहा है कि यार इंडिया की राइस तो ख़राब है, ठीक है, वो ले ही नहीं रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट नैरो नहीं होगा। समझ रहे हो? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ा तो ट्रेड डेफिसिट नैरो हो जाएगा। ठीक है, होपफुली चीज़ें क्लियर हो रही है। ट्रेड डेफिसिट मतलब गुड्स में जो ट्रेड हो रहा है, ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, टूरिज़्म। अब क्या होगा, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि पहले उनको मान लो कि $1 खर्च करने पे लेट से, ठीक है, मान लो इंडिया में 80 रुपये किसी की टिकट है। ठीक है, एक मान लो मैं एक म्यूजियम की टिकट मान लेता हूँ 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये, तो पहले उनको $1 में एक टिकट मिलती थी, अब क्या हो रहा है, उनको लगभग $0.9 में, अगर मान लो 90 रुपये हो गया, ठीक है, तो $0.9, $0.9.2 में एक टिकट मिल जाएगी। मतलब तो उनका लगभग 10% डॉलर बच गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फॉरेनर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको लिख लेना, इक्वेशन को।
ठीक है, लिख के करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका, ये हो गया, ये हो गया, हाँ रेमिटेंस। ठीक है, मनी जो आएगी इंडिया में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव क्या, इंपोर्ट ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। महंगे क्यों होंगे इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट महंगा क्यों होगा, सोचो। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस पर्सपेक्टिव को आप सोचो कि इंपोर्ट महंगा क्यों होगा। ठीक है, अगर अपना रुपया बढ़ गया तो इंपोर्ट महंगा क्यों होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप टाइम लो, थोड़ा सोचो उसी कैलकुलेशन में कि 80 से 90 हो गया। ठीक है, तो इंपोर्ट महंगा क्यों हो गया। ठीक है, पहले मान लो $1 में लेट से 1 किलो राइस आता था। ठीक है, यूएस में मान लो ये एक प्राइस है। ठीक है, तो पहले अपने को 80 रुपये में 1 राइस किलो आ जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अपने को राइस का, अगर मान लो अपना रुपया वो हो गया, मतलब डिप्रीशिएट हो गया, मतलब अपने को 90 रुपये देने पड़ेंगे टू गेट 1 kg ऑफ राइस। क्लियर है ना, अपने को 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। क्यों ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अपना जो वैल्यू है रुपये की वो कम हो गई। ठीक है, होपफुली दिस थिंग इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है, अपने को ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे भाई, 10 रुपये। ठीक है, पहले 80 रुपये देते थे, अब 90 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इंपोर्ट वगैरह अगर कॉस्टली होगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, डेट वगैरह बढ़ेगा, लोन्स वगैरह महंगे हो जाएंगे। ठीक है, पहले मान लो $1 आपका 80 रुपये की वैल्यू आता था, अब 90 रुपये, मतलब आपको मान ले लेट से आपने $50 यूएस से लिए। ठीक है, तो पहले क्या होता था, 4,000 रुपये आपके लगते थे। ठीक है, अब आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो आप बोरोइंग वापस दोगे वो महंगी दोगे, समझ रहे हो। CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, वाइडन होगा, मे वाइडन। देखो यहाँ पे मे वाइडन क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर आपका इंपोर्ट बढ़ गया तो वाइडन हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। पहले 80 रुपये देने पड़ते थे, अब 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अप्रिशिएशन का। अप्रिशिएशन का इसका उल्टा है। ठीक है, अप्रिशिएशन में आज एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो, क्योंकि देखो आपको मैंने डेप्रीशिएशन बता दिया है, उसका उल्टा है अप्रिशिएशन। ठीक है, लेट से पहले 100 रुपये था, $1 बराबर 100 रुपये। अप्रिशिएशन में क्या होता है, 80 हो जाएगा। ठीक है, वही मतलब एक आदमी को लड़ने के लिए पहले 100 लोग चाहिए थे, अब 80 लोग ही उसको हरा सकते हैं। मतलब लोग जैसे जैसे कम हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या होगा इम्पैक्ट, इंपोर्ट्स क्या होगा, चीपर होगा। इंपोर्ट्स क्यों चीपर होगा, पहले अपने को 100 रुपये देने पड़ते थे, अब कितने देने पड़े, 80। भाई लेट से यूएस में कोई चीज़ 100 रुपये किलो राइस मिलता है पहले, अब अपने को 80 रुपये देने पड़ रहे थे, पहले 100 रुपये देने पड़ते थे, 20 रुपये अपने बच गए ना, तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट उल्टा है, एक्सपोर्ट आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों एक्सपेंसिव होगा, मान लो यहाँ पे 100 रुपये केजी राइस है। ठीक है, एक्सपोर्ट महंगा क्यों होगा, अगर मान लो कि 80 रुपये हो गया, ठीक है, तो अपने को ज़्यादा राइस भिजवाना पड़ेगा वहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, एक बार इसको खुद से ट्राई करो समझने की, क्योंकि हर चीज़ अगर आपको बताई तो कोई उसका फ़ायदा नहीं। ठीक है, फिर ये मैंने समरी डाल दी है, एक बार समरी को देख लो, सिंपल है। बस थोड़ा क्या करना, ये ध्यान रखना, 100 ले लेना। डेप्रीशिएट हो रहा है तो 100 से 110 120 होगा, उल्टा होगा, बढ़ेगा नहीं। आप सोच रहे हो बढ़ेगा, उल्टा होगा, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, गॉट इट। फिर आता है डेप्रीशिएशन 90 80, ठीक है ऐसे। ठीक है, फिर आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गवर्नमेंट का डेट। एक होता है इंटरनल डेट जो अंदर से लेते हैं, एक होता है बाहर का डेट जो बाहर से लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में लेट से आपके मदर और फादर का ऐसा रिलेशन है कि दोनों आपस में एक दूसरे से पैसा लेते हो मान लो। ठीक है, या मतलब आपसे आपके पापा उधार लेते हैं पैसे। ठीक है, कभी कभी आपको लोन पे दे देते हैं, होता है, मैंने देखा फैमिलीज़ में बहुत लोग हैं। ठीक है, पापा ऐसे पैसे देते हैं कि बेटा मेरे को वापस दे देना, वैसे तो वो घर के अंदर जो हो रहा है वो इंटरनल है। आप मान लो पड़ोसी से उधार ले रहे हो, दैट इज़ योर एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल डेट होता है विद इन इंडिया, किसी बैंक से ले लिया, इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से। ठीक है, और जनरली वो पैसे में ही आएगा, रुपये में ही आएगा भाई। और जो एक्सटर्नल डेट है वो फॉरेन सोर्सेज से लेना पड़ेगा, और करेंसी डिपेंड्स, यूएस से लिया तो डॉलर, ठीक है, जापान से लिया तो अलग, उससे लिया तो अलग, मतलब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनल डेट में क्या होता है। ठीक है, यूपीएससी ने इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट पे 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस।
तो देर इज़ गुड पॉसिबिलिटी दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेटेड का मतलब क्या है, एक फिक्स डेट होती है 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक 10 साल का एक कोई सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, 10 ईयर्स की, उसको मार्केट में बेच दिया, ठीक है, मार्केट में बेच दिया, मार्केट में बेच दिया और मार्केट से मान लो 1,000 करोड़ रुपए उठा दिए, तो क्या होगा, 10 साल बाद गवर्नमेंट को वापस पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया, क्लियर है ना। डेटेड मतलब एक डेट फिक्स होती है कि भाई 10 साल का है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया, कोई सिक्योरिटी दी, और 10 साल में गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ेगी, वापस 1,000 करोड़ और प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी होती है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होते हैं मतलब एक तरीके से 91 डेज़ के होते हैं, 182 डेज़ के होते हैं, 340 डेज़ के होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल दे सकते हैं, ठीक है, कम टाइम में होते हैं। ये डेटेड मतलब लॉन्ग टाइम में, 10-10 साल के, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। फिर वेज एंड मीन्स का हो गया, ठीक है, तो आरबीआई से मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट से ले सकता है, ठीक है। और कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू करके गवर्नमेंट, या कोई स्टेट प्रोविडेंट फंड्स या स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। मतलब देर आर अलग कंपोनेंट्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा लेती है, ठीक है, गॉट इट। अब ये एक डेटा मिला मेरे को कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि जो इंटरनल आपका डेट है उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, डेटेड सिक्योरिटी। डेटेड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, मेरे को रीज़न बताओ इसमें, कोई मेरे को रीज़न बताएगा, ठीक है। यू कैन कमेंट बिलो इन द मतलब सेक्शन कि क्या रीज़न से, लिटरली आई वांट टू नो कि क्या मतलब डेटेड सिक्योरिटी क्यों ज़्यादा है, अगर आपको समझ आता है तो, ठीक है। आई विल टेल यू रीज़न लास्ट में, बट एक बार आप रीज़न बताओ इसका, ठीक है। फिर आता है उसके बाद में ट्रेजरी बिल, फिर आता है नॉन मार्केट सिक्योरिटीज़, ठीक है, कोई स्मॉल सेविंग वगैरह उन सब में, ठीक है, गॉट इट। अब इसमें सबसे ज़्यादा है डेटेड सिक्योरिटी, ये ध्यान रखना, डेटेड सिक्योरिटी के बाद में है ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो इसको ऐसे रख लो, ध्यान रख लो, डेट, डेटेड मतलब डेट मतलब जो तारीख होती है उसमें जो सीक्वेंस है, डेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल, ठीक है, डेट। और जीएसटी अपन ने कहाँ पढ़ा था, करंट अकाउंट में, दो अभी तक निमोनिक्स अपन ने पढ़े, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट, नो एक्सचेंज रेट रिस्क, यूएस से नहीं ले रहे हो तो कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। इंटरेस्ट बर्डन है, थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है, बट ये है कि क्राउडिंग आउट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हो मान लो 1,000 करोड़ रुपए, तो वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा, पैसा बाहर आ जाएगा। एक्सटर्नल डेट मतलब आपकी फैमिली आपके नेबरहुड से पैसा ले रही है, आपके पड़ोसियों से पैसा ले रही है, तो गवर्नमेंट भी बाहर से पैसे लेता है, ठीक है। बाहर से कहाँ, जैसे गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट में आपका मल्टीलेटरल लोन ले सकता है, आरबीआई सॉरी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह इन सब से, ठीक है, एडीबी वगैरह इन सब से, ठीक है, लोन ले सकता है बायलेटरल। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकता है, ठीक है, कॉमर्शियल तौर पे, ठीक है, एनआरआई को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, सोवेरियन बॉन्ड इशू कर सकता है, ठीक है, उसके थ्रू पैसा ले सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट के मीन्स हैं टू गेट द मनी, ठीक है। फिर आता है नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, कॉर्पोरेट है, एफडीआई रिलेटेड है, या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, ट्रेड क्रेडिट वगैरह है, ये सब कुछ, ठीक है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा चीपर होता है, क्यों चीपर होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, यूएस से ले लो, जापान से ले लो, कहीं से ले लो, ठीक है। एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क का ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बताओ कि एक्सचेंज रेट रिस्क का क्या मतलब है, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन कि भाई बताओ इसको मेरे को, अगर आपको समझ आया तो एक्सचेंज रेट रिस्क का मतलब क्या है, ठीक है, क्या समझ रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ से, तब मैं समझूंगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही, ठीक है। डेप्रीशिएशन मेक्स रीपेमेंट कॉस्टली, डेप्रीशिएशन मतलब 100 से 120 हुए, ठीक है। पहले मान लो आपको $1 के हिसाब से आपने पैसे लिए, मतलब 100 रुपये के हिसाब से पैसे लिए, मान लो आपने $5 लिए यूएस से, तो आपको अल्टीमेटली 500 रुपये पे करने, लेकिन डेप्रीशिएशन हो गया तो अब कितने करने पड़ेंगे, 600 रुपये पे, समझ रहे हो, इज़ दैट क्लियर। तो ये चीज़ें लिख के समझ लेना, ठीक है, इससे अब सिंप्लीफाई इकोनॉमी नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर आता है आपका करेंसी कंपोजिशन, कहाँ कि करेंसी में जैसे हम लोग बाहर से लोन ले रहे हैं, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेंसी कंपोजिशन क्या है, एक्सटर्नल डेट का मतलब किस करेंसी में हमने उधार लिया है। तो सबसे पहले योर यूएस डॉलर, सेकंड है इंडियन रुपी, थर्ड है यूएस जो जापान येन है, तीनों का याद रख लो, ठीक है, 3 इज़ गुड, ठीक है। पहला 54 ये है, उसके बाद में इंडियन रुपी, ठीक है, उसके बाद में आपका जापानीज येन, ठीक है, 3 चीज़ें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स, मतलब उसमें क्या कंपोजिशन है लोन का, मतलब लोन का टाइप क्या है, ठीक है, जो भी आपने एक्सटर्नल डेट ले रखा है ना उसका टाइप क्या है,
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है, बायलेटरल हो सकता है, मल्टीलेटरल हो सकता है, दैट इज़ योर 34%। ठीक है, उसके बाद में करेंसी और डिपॉजिट्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट्स और एडवांस डेप्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लोन्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद में करेंसी एंड डिपॉजिट्स। ठीक है, इनकी सीक्वेंस प्लीज़ एक बार लिख लो, याद रख लो। ठीक है, फिर आता डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ाई है आपको। ठीक है, एक बार इनके डिफरेंसेस देख लो, एक्सटर्नल और इंटरनल डेट में डिफरेंस के। ठीक है, गॉट इट। अब जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है वो अराउंड लगभग 736 बिलियन है। ठीक है, और कितना है 91%। ये चीज़ ध्यान रखना, 91% इंडिया का इंटरनल डेट है, सॉरी एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, जीडीपी का। गॉट इट। लगभग लास्ट ईयर 18% था, दैट मीन्स लगभग 80.9 लगभग आपका इंटरनल डेट है। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ इंटरनल डेट इज़ हायर देन एक्सटर्नल डेट, सही है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज़ रीर और नीर। ठीक है, इजी है। रीर मतलब आपका जो भी, देखो दो कंसेप्ट है, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट्स होती है। ठीक है, जैसे इंडिया का मतलब रुपया है, ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे बास्केट ऑफ गुड्स से, बास्केट ऑफ जो करेंसीज है, जैसे येन, डॉलर वॉलर, इन सब से। उसके बाद में एक वैल्यू निकालेंगे। नॉमिनल का क्या मतलब होता है? नॉमिनल जीडीपी अपन ने पढ़ा था, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो रियल आ जाएगा। ठीक है, ये इकॉनमी में भी अपन पढ़ते थे, जीडीपी में, ये यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि नॉमिनल और रियल जीडीपी, नॉमिनल और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, दो चीज़ें। अब ये नीर क्या है? नीर इज़ योर वेटेज एवरेज एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज अगेंस्ट द बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। लेट से 3 फॉरेन करेंसीज है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए। ठीक है, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इंडिया की है तो वो आपका वेटेज एवरेज है, एक एवरेज है। जैसे इंडिया की करेंसी का एवरेज है जापान और आपका डॉलर और आपका पाउंड से। ठीक है, एक एवरेज निकलेगा, लेट से एवरेज 60 निकला है। ठीक है, रीर में जब कन्वर्ट करेंगे तो रीर कितना होगा, इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाएगा तो लगभग 40 के आसपास होगा। ठीक है, अगर कन्वर्ट करेंगे तो 40-50 कम ही होगा इससे। ठीक है, गॉट इट। अब क्या दिखाता है कि करंटी मतलब करेंसी कैसे मूव कर रही है, तो ये तो इजी चीज़ है। ठीक है, फिर आता है फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेनली यही देखना है कि आपका जो मतलब वो है, मतलब नीर है, वो एक तरीके से जो भी बायलेटरल एक्सचेंज रेट्स होती है और जो ट्रेड वेट है आपका, उसको देख के डिसाइड किया जाता है नीर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब एक सिंपल देख लो कि भाई अगर रुपया स्ट्रॉन्गर हो रहा है अगेंस्ट यूएसडी और यूरो, ठीक है, ठीक है, तो नीर इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉमिनली अपना जो वेटेज है इंडियन रुपये का वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब रीर का बस सिंपल है कि वो इन्फ्लेशन के एडजस्टेड होती है। ठीक है, रियल कॉम्पिटिटिवनेस दिखाती है कि यार इन्फ्लेशन को हटा के, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रीर है दैट शोज योर रियल कॉम्पिटिटिवनेस। इन्फ्लेशन को हटा के तुम्हारी कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है करेंसी की। ठीक है, अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, नीर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होगा। सिंपल चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, फिर डिफरेंस दिया मैंने यहाँ पे, डिफरेंस में ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, यस नो, बाकी मतलब ज़्यादा इतना नहीं है। ये ध्यान रखना कि रीड दिखाती है आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन के एडजस्टेड होती है। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में एक मान लो, एक मैंने सिंपली आपको एक वे समझ, जैसे फॉर एग्जांपल कि नीर है मान लो आपका भाई +5% है। ठीक है, बट अगर इन्फ्लेशन इंडिया में मतलब 7% है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो रीर कितना हुआ, +2। ठीक है, +2 है, रीर +2 है, दैट मीन्स योर एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनको जनरली कंपेयर करते हैं तो 100 एक बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, 100 से अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, रुपया ओवर वैल्यूड होगा। 100 से अगर कम हुआ दैट मीन्स अंडर वैल्यूड होगा। अंडर वैल्यूड होगा मतलब आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, बाकी से कॉम्पिटिटिव है। जैसे मान लो एक गुड्स 100 रुपये की, अपन यहाँ पे 90 में दे रहे हैं, दैट मीन्स वो कॉम्पिटिटिव है। एक गुड्स मतलब मान लो एवरेज सबकी 100 रुपये, मान लो एक राइस है पूरे वर्ल्ड में 100 रुपये और अपन बेच रहे हैं उसको 110 में, तो ऑब्वियसली अपनी कॉम्पिटिटिवनेस कम है। और अगर 90 रुपये तो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बेस ईयर अपन एक बेसिक वैल्यू 100 लेते हैं, तो अगर रीर 100 से कम होगा तो कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा होगा दैट मीन्स लोग यहाँ से क्यों खरीदेंगे, बाहर से कहीं खरीदेंगे।
ठीक है, रीर क्यों मैटर करेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या होता है उसको गाइड करता है। ठीक है, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इसको समझ लेना। जैसे भाई इंडिया का क्या रेट है, ठीक है, उसका एक वेटेज लेते हैं, उसके थ्रू आई ट्राई टू कैलकुलेट थिंग्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना है कि आपको ये देखना है कि जो ये है आपका मतलब जो रीर और नीर है, नीर हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन के एडजस्टेड होगा, और जो रीर है वो कम होगा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, फिर आओ आप क्वेश्चन में, ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया एक मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया कि इसमें नीर की वैल्यू 67 आई, इसमें 39 आई है। ठीक है, तो इसमें अंडर वैल्यूड हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनली बढ़ रहा है तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इतना नहीं दिखाएगा। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो क्या, रीर आपका कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है, रियल है ये। ठीक है, गॉट इट, मेन चीज़ यही ध्यान रखनी। ठीक है, होपफुली कुछ चीज़ें आपको समझ आई है। एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है, मतलब लिटरली कोई भी डाउट है किसी भी मतलब पॉइंट को लेके, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये डाउट है, एंड इस डाउट का आप ले लो। ठीक है, फिर आता है एक मतलब उसमें कि जो अपना फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट क्या है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो ये चीज़ लिख रहा हूँ। और इंडिया का मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, तो इसको या तो लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो फॉरेन करेंसी असेट्स है, फॉरेन करेंसी यूएस वगैरह। ठीक है, फॉरेन करेंसी असेट्स वो लगभग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 537 बिलियन है, और लगभग उसका परसेंट है 85 के आसपास। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा फिर आता है गोल्ड। अभी गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आरबीआई ज़्यादा गोल्ड एक्वायर कर रही है। ठीक है, लगभग 11% है। ठीक है, लेटेस्ट एक बार प्री के टाइम में इसको रीचेक करके देख लेना कि कितना बढ़ा है कितना घटा। ठीक है, फिर एसडीआर से इसको अपन डिस्कस करेंगे, एसडीआर के। ठीक है, ये लगभग है आपका 2.83। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा रिवर्स पोजीशन, रिजर्व पोजीशन इन, ठीक है, आईएमएफ, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आईएमएफ में, ठीक है, वो है अराउंड 0.67। ठीक है, और टोटल जो अपना फॉरेक्स है लगभग 650 के आसपास में, 700 भी कभी चला जाता है बिलियन डॉलर, डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस में बता दिया। बस सीक्वेंस में क्या ध्यान रखो कि गोल्ड सेकंड पे है, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी है वो सबसे पहले है। सिंपली ध्यान याद रखना, गोल्ड इज़ द सेकंड, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, पाउंड, चीन, इनका स्टॉक अपने पास में ज़्यादा है। ठीक है, गॉट इट, ये एक चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी। ठीक है, फिर आओ आप लास्ट जो एस्पेक्ट है दैट इज़ योर मतलब ये पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ मैंने कहाँ से लिए? 2025 से लेके 1995 तक। ठीक है, तो इससे मतलब ज़्यादा पीवाईक्यू ना तो करने की नीड है और ना अपने से होगा। ठीक है, अब इनको ध्यान रखो कि ये सब कुछ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल बताऊंगा कि देखो क्या होगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मतलब क्या होता है? ठीक है, तुम टाइट कर रहे हो मतलब तुम इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हो? ठीक है, टाइट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? कोई चीज़ को टाइट कर रहे हो, जैसे किसी आदमी को टाइट करते हैं। ठीक है, तो टाइट करोगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे। भाई टाइट क्यों कर रहे हो? जो मनी सप्लाई है पहले 5% थी तो उसको 6% कर दिया, कि टाइट कर दिया और ज़्यादा टाइट, ताकि लोन ले ही नहीं पाए। ठीक है, अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। आपको मैंने अभी जस्ट ऊपर इंटरेस्ट और एक्सचेंज रेट का पूरा कंसेप्ट बताया था। ठीक है, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग, क्योंकि हर चीज़ बताएंगे तो स्पून फीडिंग से इकोनॉमी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटर कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल बोरोइंग्स। कैपिटल फ्लाइट्स की वजह से क्या होगा? अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन क्या होगा? उसकी वजह से आई टोल्ड यू बोरोइंग्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको सोचो और इसको करो। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, डीवैल्यूएशन मतलब पहले 100 रुपये था, अब 120 हो रहा है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द ईएसबी, डिक्रीज कर रहा है। पहले मान लो आपने $1 उधार रखे तो आपको 100 देने पड़ रहे हैं, अभी $1 की वजह से आपको 120 देने पड़ रहे हैं, डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। दैट मीन्स थर्ड गलत है, 1 और 2 सही है।
सोचो कितना सिंपल है, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए पॉइंट के, और समझने के लिए आई एम अगेन टेलिंग यू, बस $1 की आप वैल्यू 100 रुपये ले लो, डिप्रिशिएट हो रहा था 120 130 ले लो, अप्रिशिएट हो रहा था 90 80 ले लो, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अगेन नीर एंड रीर, एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स द अप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़। ठीक है, अपने को पता नहीं कि अप्रिशिएशन हो रहा है डिप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है, इसको होल्ड रखते हैं। एन इंक्रीज इन रीर, ठीक है, इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन इंक्रीजिंग ट्रेड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू इम्पैक्ट, यही तो है। रीर और रीड के डाइवर्जेंस किस पे बेसिस है भाई? रीर और जीर का जो डाइवर्जेंस है वो कौन डिसाइड करता है? इन्फ्लेशन। तो तीसरा तो 100% सही है, मतलब सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, मतलब हाँ सेकंड और थर्ड सही है, अपने को देखना है फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मतलब नीर होता है, जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स होता है, उसमें क्या होगा। एक चीज़ मतलब मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलत बता दी थी कि जब भी नीर बढ़ेगा ना, तो इंडिया का जो ये है भाई, आपका जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होगा। अप्रिशिएट क्यों होगा? ठीक है, अप्रिशिएट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भाई मतलब अगर नीड इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब ₹1 कैन बाय और मोर फॉरेन करेंसीज देन बिफोर। ठीक है, गॉट इट? ₹1 कैन बाय मोर फॉरेन करेंसीज। ठीक है, गॉट इट? दैट्स वाई जो रुपया है वो क्या होगा? अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मैंने एक कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा ऊपर डिफरेंट बता दिया था कि अगर रियल इफेक्टिव रेट जो एक्सचेंज रेट है रीर, ठीक है, वो ट्रेड में इम्प्रूव भी दिखा सकता है, नहीं भी दे सकता है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। मान लो अगर रीर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसका इंडिकेट क्या है कि रुपया अप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, अगर रीर इंक्रीज हुआ तो अप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, अप्रिशिएट हुआ तो क्या हुआ? कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो घट सकती है। अप्रिशिएट में अपन ने क्या देखा था भाई? अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी में क्या देखा था कि एक्सपोर्ट आपके महंगे हो जाएंगे, और अगर रीर घटा है तो क्या होगा? जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला इशू है यहाँ पे। देखो, जब भी नीर बढ़ेगा तो वो अप्रिशिएशन दिखाएगा, ठीक है, रीर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो अप्रिशिएशन दिखाएगा, अप्रिशिएशन दिखाएगा तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं दिखा सकता ना, एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, थोड़ी सी मैंने कंसेप्ट मतलब जल्दी जल्दी में गलत बता दिया था। ध्यान ये रखना आपको कि रीर और नीर जब भी बढ़ता है तो रुपया अप्रिशिएट होता है। ठीक है, अप्रिशिएट होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर रीर डिक्रीज होता है तो अपन कह सकते हैं कि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो योर ऑप्शन 1 एंड 3 वुड बी राइट, सी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में आता ये कि इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, RBI is likely to buy government securities. I told you in money market. Again, rapidly depreciating RBI is like to sell dollar in the market. क्या होगा? ठीक है, if interest rate in the US और European countries were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. सोचो, ठीक है, think about it, बहुत basic questions है। ठीक है, then आता है effect of devaluation। ठीक है, मैंने करवाया है, और क्वेश्चन का बस एक चीज़ ध्यान रखना, नेसेसरी बोल रहा है। मैंने आपको मे में पढ़ाया है, पॉसिबिलिटी में पढ़ाया है, यहाँ पे नेसेसरी बोल रहा है। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगी तो क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसको। ठीक है, कंट्रीब्यूट क्या फैक्टर कर रहे हैं जो करेंसी की रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क? भाई क्या फैक्टर्स होंगे जो करेंसी रिस्क की रिड्यूस करेगा? ठीक है, जस्ट अबाउट थिंक अबाउट इट कि क्या चीज़ें हैं। करेंसी क्राइसिस मतलब करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है या अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी रिस्क को कौन रिड्यूस करेगा? अच्छी चीज़ें करेगी। ठीक है, इसको एक बार क्वेश्चन करो। ठीक है, आई टेल यू, बट एक बार अपने आप से करो। ठीक है, इंडियन रुपीज़ अगर स्लाइड कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, तो RBI क्या करेगी? टोल्ड यू दिस थिंग। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ठीक है, सोचो इस क्वेश्चन को, थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्या करेगा इंडियन रुपीज़ में? आप खुद अपने आप से सोचो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा आपको एक्सप्लेन करके।
लेकिन थिंक अबाउट इट, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट कवर का मतलब कितना है, क्या एक सिंपल है कि कितना इंपोर्ट कवर कर सकते हैं अभी भी हम। जैसे आपके पास में 100 रुपये, ठीक है, और आपकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है 50 रुपये, मतलब आप 2 दिन इंपोर्ट और कर सकते हो। दिस इज़ योर इंपोर्ट कवर, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज़, मतलब रुपी को आप कन्वर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सिंपल, बाकी दूसरी करेंसीज में, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट आपको बताया है। फिर आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आइटम्स होंगे, ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको सीक्वेंस वाइज बताया सारा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, टोल्ड यू दिस थिंग अभी, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर आओ आप इस क्वेश्चन में, गवर्नमेंट कैन टेक, हाँ, ठीक है। इसमें आता है रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। करंट अकाउंट में क्या आता है, फटाफट से, करंट अकाउंट में आता है GST, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को करो अच्छे से, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ कि C तो सीधा हट गया, क्योंकि फंड्स FDI और FIIs आएंगे कैपिटल अकाउंट में, तो C हट गया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ सेकंड एंड 1, मतलब सेकंड ऑटोमेटिकली सही है, एक बार 1 को देख लो, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। और चाइना का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर रहा है, इसको एक बार क्वेश्चन को देखो, ठीक है। बोथ विजिबल वेयर डज नॉट, इस क्वेश्चन को करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर आता है फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपए, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पे दोनों पे आपको कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन इंडियन रुपीज़ फुली कन्वर्टिबल, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टिबल होता है, कैपिटल अकाउंट में अभी नहीं हुआ है, ठीक है। डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, टोल्ड यू, डी वैल्यूएशन मतलब 100 से 120, ठीक है, गॉट इट। 1999 का ही क्वेश्चन है, 1999 1998, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़ इम्प्लाइज, ठीक है, गॉट इट। तो होपफुली, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि अभी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने इकॉनमी में जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमी है उसको किया है, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये जो सारे NCERT से इंस्पायर्ड है, ठीक है, उसको किया। फिर अपने GDP जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, मेथड्स वगैरह हैं, उनको डिस्कस किया, ठीक है। फिर अपन ने मनी एंड बैंकिंग, मनी कंप्लीट किया, बैंकिंग में इतना नहीं किया, ठीक है, बैंकिंग का एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन आपका चौथा टॉपिक, दैट इज़ योर इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर आता है आपका बजट, ठीक है। फिर आता है आपका 6 नंबर पे BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अभी और चैप्टर्स कौन से आएंगे, एक तो शेयर मार्केट का आएगा, इस बार UPSC ने 3 क्वेश्चन पूछे शेयर मार्केट से, ठीक है। 1 क्वेश्चन विल बी अबाउट द शेयर मार्केट एंड एक आएगा आपका बैंकिंग का, ठीक है। एक वीडियो लास्ट में आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमी का, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है माइक्रो इकोनॉमी का, ठीक है। देखो जितना रिलेवेंट होगा ना उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, माइक्रो इकोनॉमी के मैं 6 लेक्चर्स नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ना तो प्री में आती है ना मेंस में आती है, हार्डली दे विल आस्क यू 1 क्वेश्चन। बाकी आप जनरली कोचिंग्स में देख लो यार, लोग मतलब कुछ लोगों ने इकोनॉमी के कोर्सेज निकाले हैं, 7-7 8-8 क्लासेस माइक्रो इकोनॉमी की ले रहे हैं, भाई नहीं आ रहा है। क्यों बच्चों को आप मतलब एक तो आगे ही वो बर्डन में है, क्यों उनको ज़्यादा बर्डन में डाल रहे हो। मतलब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है उनसे, आई डोंट नो मतलब रीज़न बिहाइंड दैट। सोचो इकोनॉमी के 25-30 लेक्चर, इकोनॉमी 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाती है प्री के ओरिएंटेड से, इसके बियॉन्ड प्री में करंट अफेयर्स आएगा, वो करंट अफेयर्स आपको हम लोग अलग से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, विल स्टार्ट दी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। बट 10 लेक्चर्स के बियॉन्ड इकोनॉमी नहीं आती है, मतलब लिटरली प्री में पता नहीं क्यों लोग, मतलब एक और सेशन हो सकता है, मतलब 9 तो हमने लिए, एक और इकोनॉमिक सर्वे का हो सकता है, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड देवर मतलब जनरली अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। करंट अफेयर को मैं साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिक वाला। और जनरली करंट अफेयर आएगा तो विल ट्राई टू ऐड द करंट अफेयर ऑल्सो, ठीक है, इन सब में कि क्या क्या हुआ है पिछले साल में इकॉनमी वाले एस्पेक्ट में, ठीक है। तो इकॉनमी का आप मेरी साइड से, आप इकॉनमी में आप बिल्कुल सर्टेन हो जाओ कि आपको प्री के ओरिएंटेड में PYQs, नोट्स, ठीक है, और करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या होगा, हिंदू और एक्सप्रेस के जो भी आर्टिकल्स आते हैं इंडियन, मतलब जो इकॉनमी वाले, उनके बियॉन्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरी गारंटी नहीं है, बट अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो आपका वो गलत नहीं होगा, ठीक है। और जिस किसी को भी मतलब कोई अगर, जैसे कुछ लोग मेरे से कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के, इधर से अपने
जम्मू एंड कश्मीर पे, जिनको नोट्स का बहुत इशू होता है, तो अगर आपको नोट्स कुरियर करवाने हो वो भी हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे कि आपको कोई इशू नहीं आए। द ओनली योर फोकस शुड बी कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अगर आपको कुरियर करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप टेलीग्राम हैंडल पे वहाँ पे अपना जाके एक बार जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है डाल देना, विल गेट बैक टू यू कि क्या क्या उसके मतलब वेज है, प्रोसीजर है, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है कि यार जितना सिंप्लीफाई हो सके विल डू दैट, ठीक है। रेस्ट इज़ अपॉन यू। मैं 9 लेक्चर 10 लेक्चर ही लूँगा इकॉनमी के, उसके बियॉन्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए करंट के अलावा, 100% बोल रहा हूँ कि उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज़ माई श्योरिटी, ठीक है। नहीं आ रहा है आप खुद देख लो ना PYQs में, क्यों भाई 25-30 लेक्चर आप इकॉनमी के कर रहे हो। दे आर नॉट आस्किंग यू कोर इकॉनमी, बहुत टफ वाली नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल इकॉनमी पूछ रहे हैं। इस बार क्वेश्चन नहीं देखा, बजट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये वाले क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होंगे इकॉनमी के, ठीक है। तो होपफुली मार्केट के नैरेटिव में मत पड़ो, समझदार हो, मेच्योर हो, ठीक है। थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को करो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अगेन विथ न्यू चैप्टर।